नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला वर्ल्ड टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिराग पासवान कार्यालय के बाहर और देखिए चिराग पासवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति यानी 14 तारीख के बाद बदलने वाली है और चिराग पासवान आभार यात्रा पे निकलने वाले यानी धन्यवाद यात्रा पे निकलने वाले हैं। जनता से मिलेंगे। जो विधानसभा का परिणाम आया है उनकी पार्टी में जो विधायक की सीटें आई हैं उनको लेकर धन्यवाद यात्रा पे निकलेंगे। और आपको बता दें कि उन्होंने राजद पे बड़ा प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि राजद हमारी यानी जो 2020 के चुनाव में हम हारे हैं, हमारी सांसें से राजद अभी जिंदा है। यानी आने वाले चुनाव में राजद 0 सीटों पे सिमट सकती है, अपना स्थिति मिटा सकती है बिहार से राजद। चिराग पासवान का बड़ा बयान है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। पहले वीडियो को सुने। नए साल में पार्टी की तरफ से आयोजित ये पहली प्रेस वार्ता, ऐसे में यहाँ पे मौजूद प्रेस मीडिया के तमाम साथियों को, आपको, आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि ये साल बीते हुए सालों से ज्यादा बेहतर, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा खुशहाली लेकर हम सबके जीवन में आए, ये कामना करता हूँ। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यकीनन बिहार प्रदेश से जुड़े हुए कई विषय, पार्टी से जुड़े हुए विषय जो आपके समझ मैं भी रखूंगा। आप लोग के यकीनन कई सवाल भी होंगे, उनके भी हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर इन तमाम बातों से पूर्व एक राष्ट्रीय मुद्दा जिसके बारे में मैं आप सबके समझ अपनी बातों को, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, क्योंकि विपक्ष ने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियों ने पिछले कुछ सालों से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की। जितने भी विषय सरकार के द्वारा उठाए गए या फैसले लिए गए या नीतिगत विषयों पे जब जब सरकार ने अपनी बातों को रखने का काम किया, ऐसे में विपक्ष ने जनता के बीच एक डर का, एक भय का माहौल तैयार करने का प्रयास किया और इस सोच का नेतृत्व कांग्रेस जैसे दल ने बखूबी तरीके से किया। शुरू से लेकर अभी तक अलग अलग समय पर लिए गए फैसले, भले वो एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो या फिर एसआईआर जैसा विषय हो, तमाम इन विषयों को लेकर विपक्ष ने जनता को भ्रमित करने का काम किया। सीए जैसा कानून जो कि नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा करने का काम किया, जबकि ये ऐसे देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने की सोच के साथ बनाया कानून था, जो अपने देशों में अल्पसंख्यक है और वहां पे बहुसंख्यक मुसलमान आबादी, और इन्होंने क्या भ्रम फैलाया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इस बात का माहौल देश भर में बनाया। आज आप देख लीजिए बांग्लादेश जैसे देशों में किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है धर्म के आधार पर। इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस विषय को लाया। एसआईआर जैसा विषय जो कि देश में कोई पहली बार नहीं, निरंतरता में इस प्रक्रिया का पालन किया गया है, जहां पे समय समय पर वोटर लिस्ट को रिव्यू किया जाता है। कारण कई होते हैं, कई बार
कई सदस्यों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम काटना जरूरी होता है। कई लोग दूसरे राज्यों में चले गए होते हैं, उनका नाम हटाना जरूरी होता है। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उनका नाम जोड़ना जरूरी होता है। तो ये रिव्यू चलता रहता है समय समय पर, रेगुलर इंटरवल्स पे। अब एसआईआर को लेकर क्या, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार में कांग्रेस और उनके नेता राहुल जी ने 12-15 दिन तक एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया कि ना जाने अगर एसआईआर आ गया तो क्या हो जाए। और आप लोगों ने देखा कि हंगामा सड़क पे तो किया, बट जहां पे औपचारिक आपत्ति दर्ज करानी थी, किसी ने जाकर वहां पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं। और ना ही भाई, हम लोग के भी तो बीएलए हैं हर एक जगह पे, हर बूथ पे। हम लोगों के बीएलए के माध्यम से भी कहीं हम लोग को कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई। और अगर इतने बड़े स्तर पे कोई गड़बड़ी होती तो भैया बिहारी है, खामोश थोड़ी बैठते, सड़क पर आते अपने हक, अपने अधिकारों के लिए। 1.25 साल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम कराकर बिहार में निवेश लाने का कार्य किया। मैं अभी अपने मंत्रालय की योजनाओं पे नहीं जा रहा, उसका मैंने जिक्र किया कि मेरी पीएमएफएमई जो हम लोग की योजना है, उसका अक्रॉस इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, तो वो बिहार का ही रहा है। ऐसे ही पीएमकेएसवाई के माध्यम से भी बिहार में कई यूनिट्स की स्थापना की गई। पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने बिहार कनेक्ट, हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, आप सबने भी उसको कवर किया था। उसके माध्यम से फिर हम लोगों ने रिवर्स बायर सेलर मीट किया था, जहां पे हम लोगों ने 70 देशों से हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को हम लोगों ने इनवाइट किया था यहाँ पर। और साथ ही में वर्ल्ड फूड इंडिया जो हम लोगों का फ्लैगशिप इवेंट रहता है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इन तमाम चीजों को कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो लगभग पिछले साल, सवा साल में 10,000 करोड़ का निवेश हम लोग बिहार में हम लोग लाए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस निवेश के माध्यम से उद्योगों की स्थापना की जा रही है। विस्तृत डिटेल भी बहुत जल्द मैं आप सबके साथ लिखित रूप में साझा कर दूंगा। साथ ही में जो एक सबसे बड़ी योजना मेरे विभाग की है, मेरे पिता जिस विभाग में गए उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके उस मंत्रालय का जो सबसे बड़ी योजना है उसको कैसे हम लोग बिहार लेकर आए। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण में निफ्टन, जो कि एक आईएनआई राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, और अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टन है, एक कुंडली हरियाणा में है और दूसरा तांजावुर तमिलनाडु में है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में इस बात की औपचारिक घोषणा की गई थी कि तीसरा निफ्टन बिहार को मिलने जा रहा है। हम लोगों ने उसके लिए जमीन ढूंढनी भी शुरू की है। इससे पहले इस विभाग को नीतीश मिश्रा जी देख रहे थे, पर अब दिलीप जायसवाल जी से मेरी आज सुबह भी उनसे बातचीत हुई है निफ्टन को लेकर जमीन के लिए। उन्होंने एक जमीन का प्रस्ताव भी दिया है। और मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट खाद्य प्रसंस्करण को लेकर बिहार को एक अलग पहचान ये इंस्टीट्यूट दिलाने का काम करेगा। और मैं मानूंगा कि समय रहते 2-1 साल में ही इसके निर्माण कार्य को भी हम लोग पूरा कर देंगे। ये इनिशियल स्टेज में खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जुड़ी हुई जो हम लोगों ने काम किया है, ये बोल रहे हैं। और इस सम्मान को देने के लिए आधार पहले से ही तय, समय समय पर हर किसी ने अपने नेता के लिए अपनों के लिए इसकी मांग करने का काम किया। और समय समय पर अलग अलग सरकारों ने बड़े बड़े लोगों को इस सम्मान से सम्मानित करने का काम किया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। ऐसे में ये आवाज मुख्यमंत्री जी की पार्टी के द्वारा भी उठी है। मैं ये मानता हूं कि अगर आधार की बात करें तो वो काबिलियत जरूर है, पर ऐसे में ये फैसला कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे लगता है कि ये सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार के समक्ष लोग अपनी बातों को रखें, परंतु का फैसला सरकार के द्वारा ही लिया जाए। पता है, जितनी सनसनीखेज लगती है सुनने में ना, इनका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में एनडीए को जरूरत नहीं है,
कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति तैयार करें कि विधायकों को चुने या अपने साथ लाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हो। एक मजबूत सरकार है, 200 प्लस से ज्यादा विधायकों के साथ हमारी एनडीए की सरकार चल रही है। मैं जरूर मानूंगा कि विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनके विधायकों ने समय समय पर संपर्क जरूर किया है, उनकी इच्छा जरूर रही है। मैं खुद भुगतभोगी रहा हूँ, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है, तो मैं उस दर्द को समझता हूँ जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। और मैं कतई ऐसी किसी परिस्थिति को एनकरेज मैं नहीं करता हूँ। बट हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं के संपर्क मेरे से कुछ लोगों ने संपर्क साधा है, आते हैं नहीं आते हैं, टूटते हैं नहीं टूटते हैं। पर हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, उनके कई विधायक नेता ऐसे हैं जिनमें असंतोष है, और असंतोष इस बात को लेकर ज्यादा है कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। पर अगर पार्टी का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो गलत। 2020 में एक बार आप लोग को चाहूंगा कि आप में से जो साथी इस वक्त थे, याद कीजिएगा 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था। मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोग के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं था। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाए परिवार के साथ रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाए। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए जो रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहता। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर थोड़ा इस पर देखिए, घुसपैठियों को लेकर मेरी सरकार की सोच एकदम स्पष्ट है कि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरे देश का नागरिक नहीं है, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का कतई मौका नहीं दिया जाएगा। चिन्हित कर एक एक घुसपैठिए को बाहर फेंका, ये वो फ्री पीस में नहीं गिना जा सकता। क्या आपको महीने के इतने रुपए मुफ्त में आपको दिए जा रहे। ये महिलाओं को सही मायनों में आर्थिक तौर पर सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया। 10,000 रुपए से आप अपना प्रोजेक्ट बेसिक तैयार कीजिए, उसके बाद 1,90,000 रुपए और टोटल 2 लाख रुपए की योजना से आपके व्यवसाय को स्थापित किया जा सकता। और मैं मानता हूं कि ये रकम एक छोटे उद्योग को लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने में काफी। मेरे खुद के मंत्रालय में पीएमएफएमई की योजना इसी सोच के साथ, जिसका लाभ देश की एक बड़ी आबादी को हुआ, और सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट उसमें बिहार रहा इस साल, जहां पे पीएमएफएमई ने बेस्ट परफॉर्म किया, जहां पे छोटे उद्योग लगा के गांव देहात में रह रहे महिला पुरुष अपने आप को उद्यमी बना के जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में आते, 2-4 लोगों को अपने नीचे रोजगार देने की क्षमता वो तैयार करते। ऐसे ही इस योजना के तहत 10,000 और 1,90,000 से जब महिलाएं अपने पांव पर खड़ी होंगी तो पूरे परिवार को साथ लेकर खड़ी होगी। इन योजनाओं का ये लोग विरोध करते। और सवाल वही कि भैया आपको भी तो पूरा समय दिया गया था ना, उस वक्त आप कर लेते। 2000 का पूरा दशक यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में सुधार कर लेते इन योजनाओं। और इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर योजनाओं को बदला जाता है, परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किए जाते हैं। बट ऐसे में इस विषय को लेकर भ्रम फैलाना, मैं मानता हूं ये कतई उचित नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ झूठ बोलकर, डराकर लोगों को अपने पक्ष में करने की एक परंपरा की शुरुआत कर रखी। इनको पता है कि इनकी काबिलियत के आधार पर ये लोग कभी वापस सत्ता में नहीं आ सकते।
तो ये चाहते हैं कि लोगों में डर भय का माहौल सांप्रदायिकता के आधार पर हो, लोगों को भ्रमित करने के आधार पर हो, बनाकर कैसे उनको अपने पक्ष में किया जा सके। पर बिहार की जनता ने जिस तरीके से विपक्ष को नकारने का काम किया, आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव, असम में हो, बंगाल में हो, मैं मानता हूं कि वहां पर भी जहां असम में हम लोग वापस आएंगे तो वही एक लंबे समय के बाद बंगाल में भी एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली एनडीए की सरकार बनेगी, ये विश्वास है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपनी भूमिका को इन राज्यों में निभाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। हमारे खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी को प्रभारी की जिम्मेदारी देकर पिछले 3 दिन से उनका प्रवास वहीं पर चल रहा है, जहां संगठन को कैसे और मजबूत किया जा सके और कार्यकर्ताओं के सुझावों को एकत्रित किया जा सके, ताकि उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का केंद्रीय संसदीय बोर्ड चुनाव की दृष्टि से बंगाल में हम लोग की क्या भूमिका रहेगी इस पर अंतिम फैसला ले सके। इन तमाम विषयों की हम लोग जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि इन योजनाओं का असर है कि आज देश में केंद्र की सरकार और एनडीए का गठबंधन हर बीतते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है और ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है, और इसका लाभ बाकी राज्यों में भी हम लोग को मिलेगा, विपक्ष भले कितना भी भ्रम फैलाए। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से एसआईआर पर भ्रम फैलाकर इन लोगों ने हमें बिहार जीतने में मदद की, उसी तरीके से अब जी राम जी का विरोध कर ये हम लोग को बंगाल जीतने में भी हम लोगों की ही मदद करेंगे। सेल्फ गोल करने के लिए कांग्रेस, उनके सहयोगी, उनके नेता जाने जाते हैं, तो यकीनन इसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। नव वर्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, जहां आने वाले दिनों में बहुत जल्द राष्ट्रीय समिति में भी कई बदलाव पार्टी के द्वारा किए जाने हैं। मैं मानता हूँ कि इस महीने के आखिर तक उसको भी आप सबके साथ साझा कर दिया जाएगा और उसी के अनुरूप बिहार में भी संगठन के स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में नई जिम्मेदारियां पार्टी के कई नेताओं को दी जाएंगी। पार्टी आज एक मजबूत स्तर पर पहुंची है। हमारे विधायकों की एक अहम भूमिका है, हमारे मंत्रियों की एक अहम भूमिका है, जहां संजय सिंह जी, संजय पासवान जी बिहार कैबिनेट में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने का काम कर रहे। इससे पहले जब भी आप लोग के कोई तीखे सवाल आते थे तो मेरे पास जवाब होता था कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ। पर अब अगर और मेरी पार्टी की परंपरा रही कि हम लोग हर साल अपने सांसदों से फीडबैक लेते हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर। सेम यही फीडबैक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तमाम सांसदों से मांगा गया है और जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय में सबमिट कर दी गई। मैं विस्तार में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये विश्वास आपके माध्यम से जनता को हो कि मैं सिर्फ अपने सांसद विधायकों सिर्फ चुनाव जिताने तक के लिए ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उनका परफॉर्मेंस उनके क्षेत्र में बेहतरीन रहे ये भी जिम्मेदारी मेरी बनती है, और ये अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ये चर्चा होती है। आपने, मुझे नहीं पता कौन सी रिपोर्ट के आधार पर, मुझे लगता है बाद में शाम को भी आपके साथ इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे, पर सांसद निधि का एक भी रुपया फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक नहीं रहेगा। कई बार एज अ स्ट्रैटेजी मैं भी कई बार ये करता हूँ कि हम लोग लास्ट तक एक चंक को हम लोग होल्ड कर रखते हैं। कई बार कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं, कुछ अनफोर्सीन इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको राशि की तत्काल इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग एक अमाउंट को हम लोग होल्ड करके रखते हैं कि हर सांसद का एक अपना वर्किंग का तरीका होता है। सवाल आपका तब जायज बनेगा फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में या कार्यकाल की समाप्ति पर, अगर उसके बाद भी अनयूज्ड कोई फंड रह जाता है तब आपका सवाल जरूर जायज होगा। बट अगर अभी आप इस सवाल को पूछ रहे हैं, मैं मानूंगा थोड़ा सा जल्दी है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप लोग के सामने रखी जाएगी, ये भी मैं शेयर करूंगा। ऐसी घटनाएं किसी भी परिस्थिति में घटनी ही नहीं चाहिए।
और ये सुरक्षा से ज्यादा मानसिकता पे सवाल खड़े करता है कि आज भी हमारे देश में ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग समाज में घूम रहे हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे। मैं एक्शन जितने हुए हैं वो तो एक तरफ, पर ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जितने भी आरोपी जिनको पकड़ा गया है वो भी, और जितने पर भी आरोप सिद्ध होंगे, कड़ी से कड़ी सजा होगी। से मैं कहने के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध है जिनको कतई, जिसमें कोई भी मोह माया दया नहीं हो सकती। जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा और समय रहते, मैं इसको अनंत काल तक भी खींचने का मौका नहीं दूंगा। समय रहते मिलेगा, पर मैं पूरा कहता हूँ कि इस बच्ची की पीड़ा को हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। ऐसी घटनाएं ना घटे, समाज को भी सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी हम सबको निभानी होगी। ये मानसिकता, ऐसे लोग हमारे अगल बगल घूम रहे हैं, ये सोचना भी कल्पना के परे है। बट सरकार की जो जिम्मेदारी है कि दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाए, कड़ी से कड़ी सजा होगी, ये विश्वास जरूर दिला। क्यों राज्य की चिंता कर रहे हैं? पूछेगा कितनी जगह सरकार ने की कि उनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस की सरकार बता दीजिए कितनी जगह है कि ये इतना परेशान हो रहे हैं। जो बड़े राज्य हैं, बंगाल, तमिलनाडु जैसे, वो भी इनके पास नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम से कम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी जवाबदेही को, आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हर योजना को अभी तक लाभ ही मिला है। जो हम लोग का अनुभव रहा है, हर योजना को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाभ मिला। कैसे खत्म होगा? विपक्ष पूछ रही है कि नामकरण करने से भ्रष्टाचार कैसे? नामकरण हम लोगों ने किया ही नहीं। यही तो मेरा विषय है भैया कि आप इसको नाम पर ही उठा के रखने लगे। तो बोलो कि मेरिट पे चर्चा कीजिए ना, वो ये कह रहे हैं मेरिट पे चर्चा कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने 100 से 125 डेज का हम लोगों ने जिक्र किया, जब हम लोगों ने इसमें मॉनिटरिंग किया, हम लोगों ने जवाबदेही हम लोगों ने तय की, जब हम लोगों ने निगरानी की व्यवस्था की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब हम लोगों ने राज्य को जिम्मेदारी दी, और क्योंकि अब राज्य की भी सक्रिय इन्वॉल्वमेंट होगी आर्थिक तौर पर, तो ऐसे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद भी कि कुछ स्पेसिफिक काम करें, आप बात करिए उस विषय पर। और ये लोग सिर्फ नामकरण पर ही उलझा कर भ्रमित कर रहे हैं, ये गलत। नहीं देखिए, एक तो पहली बात तो नववर्ष में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि मैं तमाम अपने विधायकों के साथ बैठकर न सिर्फ नववर्ष की शुभकामनाएं, बल्कि आने वाला साल, अब ये महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में मेरे विधायकों की जिम्मेदारी उनके क्षेत्र के लोगों के प्रति, मेरे पार्टी के प्रति, पार्टी के संगठन के प्रति, ये तमाम विषय है जिसको लेकर अब मुझे लगता है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। प्रदेश कार्यालय में विधायकों की क्या भूमिका, क्षेत्र में क्या भूमिका, सदन के भीतर क्या भूमिका। आज जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक सशक्त आवाज बना है पहली बार बिहार विधानसभा में, इससे पहले 2005 में ये परिस्थिति आई थी, पर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए थे मेरे विधायक। तो ऐसे में जब वो वहां तक पहुंचे हैं, तो पार्टी के विषयों को कैसे रखना है, किन किन विषयों पर कैसे चर्चा में भागीदारी देनी है, इन तमाम विषयों को लेकर आज थोड़ी विस्तृत चर्चा आज हम लोग बंगाल चुनाव के बारे में, बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर, जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुने, असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार वहां पर बने। ऐसे में जरूरी है कि मेरे दल का
लाभ मेरे गठबंधन को तब मिलेगा जब मेरा संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ कई बड़े फैसले लिए गए, प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं बंगाल में। पर मैं जानता हूँ कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ये होगा कि मैं कितनी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा और क्या मैं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, कोई खेला होगा। मतलब मैं ये सारे वो थंबनेल्स पढ़ता रहता हूँ अपने आप को लेकर, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि विषय क्या है। फिलहाल इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। गठबंधन के भीतर चर्चा अभी शुरू होनी बाकी है। अभी जब चर्चा होगी तब ये तय होगा और उससे पहले मेरा खुद का आंकलन, मैं पहले खुद को भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है कि अभी हम कितने मजबूत हैं चुनाव लड़ने की दृष्टि से। इन तमाम सवालों का जवाब 1 से 1.5 महीने के भीतर मैं देने की पोजीशन में होगा कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर अंतोगत्वा लक्ष्य हमारा एनडीए की सरकार बनाना है। हमारी सांसद भी यहीं बैठी हैं। ऐसी चिंताएं हम लोगों के संज्ञान में आई है और इसको औपचारिक तौर पर भी, और ये मेरे माध्यम से ही नहीं, बिहार सरकार के माध्यम से भी इसको केंद्र के समक्ष रखा गया। ये एक ऐसा नीतिगत फैसला जिसमें देश भर के राज्यों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। केंद्र के पास गंभीरता से इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इस उद्योग से जुड़े हुए जितने बिहार वासी हैं वो फिलहाल एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी उनको प्रभावित कर रही है। पर मैं मानता हूं कि जब कोई ना कोई रास्ता इसको लेकर निकलेगा, बिहार सरकार भी लगातार, सम्राट जी भी लगातार केंद्र के संपर्क में है और हम लोग भी इसको लेकर चर्चा कर, जरूर इस पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, हम लोग बंद किए गए मिलों को खोलने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो व्यवस्था चल रही है वो बंद ना हो, ये हम लोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान राजद पे बड़ा प्रहार किया है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी प्रहार किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मनरेगा को लेकर लगातार कांग्रेस 7 से यानी 25 फरवरी तक पूरे बिहार में अभियान चलाएगी और बापू के नाम जिस तरीके से हटाया गया मनरेगा में जी राम जी बिल जब से पास हुआ उसको लेकर भी चिराग पासवान कह रहे थे कि कांग्रेस और राजद सत्ता में जब थे तब भी बिहार को पीछे ढकेला है और इसी तरह जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं। और आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे हल्ला वर्ल्ड टीवी। धन्यवाद।